जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान तेंदुलकर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, देश के राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल से एक देश एक कर जीएसटी की कल्पना साकार हुई। मित्रों, मोदी जी जब से आए हैं तब से अनेक भी नई चीजें उन्होंने हर एक क्षेत्र में शुरुआत की, मगर मैं आज आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कल जो हुआ है वो आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार का कदम है। अब अपना भारत 125 करोड़ लोगों का एक मार्केट बनकर दुनिया की स्पर्धा करने के लिए तैयार है। कार्यक्रमात मातसो उशीर जाला आणि तुम्ही आयल्यात ते आमच्या अध्यक्षांची उलोवणी आयकपाक आयल्या, तेन्ना हांव खूब वेळ घेना, फक्त एकूच आयज तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता की आयच्या देशान गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स लागू जालो। काल सांज पर्यंत सगळे जाण तरेतरेची प्रश्नचिन्हां उबे करताले आणि म्हाका याद जाताली परत परत 1999च्या 31 डिसेंबराचेर जेव्हा Y2K ह्या बग हो सगळ्या जगाक ठप्प करतलो व्यवहार अशें आमकां सगळे कडच्यान आयकूंक येतालें। तरेतरेची प्रेडिक्शनां जाताली
आणि मागीर लक्षात आयली सगळी प्रेडिक्शनां एकाच गजालीक जाताली ती म्हणजे सॉफ्टवेअर कंपनीक भरपूर पैसे बिझनेस मेळचो जीएसटीनूय म्हाका दिसता भरपूर बिझनेस दिलो म्हारग अशी सॉफ्टवेअर आयला खरें म्हणजे हाका सॉफ्टवेअराची कसलीच गरज ना नॉर्मल ट्रेडराक तर मातूय गरज जो एखाद्या 2-4 रेंजीतल्या हातून हे करता ताका व्हडलीशी सॉफ्टवेअराची गरज ना आसली जाल्यार बारीकशें कितें प्रोग्रामींगच्यान काम जातलें हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की हो टॅक्स आमकां सगळ्यांक फायदेशीर जातलो आपके सवालों में ही मेरी बात आ जाएगी वैसे मेरा देश भर का दौरा चल रहा है दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के वर्ष के निमित्त 110 दिन तक पूरे देश के हर राज्य में जाने का मेरा कार्यक्रम पार्टी ने बनाया है। ये 110 दिन में कोई राज्य में 3 दिन, कोई राज्य में 2 दिन, कोई राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में 1 दिन, इस तरह का मेरा कार्यक्रम है। कार्यक्रम का आशय भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का विस्तार करना, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और समाज के विविध वर्गों के साथ संवाद कर सरकार के पास से आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसको जानना और सरकार ने अब तक जो किया है वो आपको बताने का विनम्र प्रयास करना। आपका हिसाब किताब लेने का सत्र भी मान सकते हैं क्योंकि 5 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई है। दोनों सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आपने भेजे हैं और अब 3 साल से मोदी जी की सरकार भी देश में चल रही है। तो मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, आप लोग पूछिए। जैसे जीएसटी के बारे में आपने जो अपने अब तक जो किया है वैसे ही एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपका क्या है? एजुकेशन पॉलिसी का फाइनल प्रारूप बनाने के लिए एक कमेटी कुछ ही दिनों में गठित कर घोषित कर दी जाएगी जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारे पहलुओं का सर्वग्राही अभ्यास कर इस पर एक समुचित पॉलिसी बनाएगी। मगर 3 साल में बहुत सारे बिंदुओं को हमने छूने का प्रयास किया है। जैसे मेडिकल एजुकेशन के अंदर से करप्शन को समाप्त करने के लिए नीट लाना हो, अब उससे एक स्टेप आगे जाकर एमसीआई की पुनर्रचना करने की बात हो, इससे एक स्टेप आगे जाकर फाइनल ग्रेजुएशन के लिए भी एक आउटगोइंग मतलब फाइनल ग्रेजुएशन की परीक्षा भी ऑल इंडिया लेवल पर ली जानी हो, इस प्रकार के कई परिवर्तन किए हैं। मगर 3 साल के अंदर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, स्थानीय भाषाएं, सोशल स्टडीज को लेकर एजुकेशन को कैसे कंप्लीट करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे फील्ड में काम करने वाले लोगों को एक बड़ा संवाद करने का काम समाप्त हुआ है। इनसे जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनके बहुत सारी कमेटियों के रिपोर्ट्स भी है जो सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। उसका एक बहुत बड़ा संग्रह कर अब एक समिति इस पर विचार करने वाली है। और दूसरा माने बीफ बैन जो है ना, तो गोवा में तो नहीं चलेगा। नहीं, अच्छा किया आपने पूछ लिया। मीडिया वालों को इसी सवाल में रस हो जाता है कि मैं क्या बोलता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रकार की भ्रांति बनाई गई। हमारे पास कुछ ऐसे राज्यों में सरकारें हैं और 15 साल से हैं जहां माइनॉरिटी की संख्या गोवा के पॉपुलेशन से ज्यादा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां माइनॉरिटी गोवा के पॉपुलेशन से बड़ी है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच्चर कमेटी को मान्यता नहीं देता, परंतु सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कहा कि माइनॉरिटी सबसे ज्यादा धनवान है तो गुजरात में है,
सबसे ज्यादा एजुकेटेड है तो गुजरात में है, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर माइनॉरिटी को कहीं मिला है तो गुजरात में मिला है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना से एक नीति रहा है कि हम धर्म, पंथ और मजहब के आधार पर गवर्नेंस करना नहीं चाहते। ये गवर्नेंस ठीक नहीं होता है। जब नरेंद्र भाई कहते हैं कि इस देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो वो बिजली माइनॉरिटी वाले के घर पर भी पहुंचेगी। जब हम कहते हैं 5 करोड़ गरीबों के घर पर गैस पहुंचेगा, तो वो बीपीएल की सूची में माइनॉरिटी वाले भी है। और जब हम कहते हैं कि 4.5 करोड़ टॉयलेट हमने समाप्त कर दिए और 4.5 करोड़ 19 के पहले बना देना है, तो उसमें माइनॉरिटी वाले भी है। डेवलपमेंट के काम में माइनॉरिटी मेजोरिटी शब्द को मैं मानता हूं भारत की राजनीति में से हम निकाल देना चाहिए। गोवा में बीफ बैन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया है। गोवा में बीफ बैन ऑलरेडी गौहत्या पर प्रतिबंध है, गोवा में 76 से है, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब से है। मगर कांग्रेस को शायद किसी ने सवाल नहीं पूछा है। अभी जब हम देखते हैं टीवी पे कि हमारे जवानों पे पथराव होता है, अभी ऐसी स्थिति लगती है कि ये अलाउड है, ये चलता है। ये कैसे अलाउड हो सकता है कि हमारे नागरिक जो हमारे हैं कश्मीर के, वो हमारे जवानों पे पथराव करे? कश्मीर को कोई 4, 5, 6 महीने का स्थिति उठाकर देख नहीं सकते, इसका असेसमेंट नहीं लगा सकते। 89 से कश्मीर की परिस्थिति में ये अप्स डाउन चालू है, और 89 से कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को टेबल पर रखकर देखते हैं तो कई सारे पेजेस जैसे आए हैं, 6 महीना के, 8 महीने के, 1 साल के। लगता है कि कश्मीर मानो गया, मगर आज तक नहीं गया, ना कभी जाएगा। हमेशा भारत की फोर्सेस ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पर काबू लिया है, और इस बार भी लेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। शायद ये अभी 2, 3, 4 घटनाएं बड़ी बड़ी हुई, इसमें वो ढक गया है। पहली बार तापमान इतना बढ़ा है, सेपरेटिस्टों के नीचे की बात कर रहा हूं, कि बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं, और आपको जो दिखाई पड़ता है वो भी उसका रिएक्शन है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और मैं मानता हूं कि कश्मीर की स्थिति को बहुत जल्दी ही हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कंट्रोल कर लेगी, और एक लंबे समय तक कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं होगी भारत विरोधी एक्ट करने की। लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन एक्ट है, चिल्ड्रंस एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब सीनियर सिटीजन पर्टिकुलरली कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, या तो डिप्टी कलेक्टर के सामने जाता है मैटर, या तो पुलिस के सामने जाता है, तो इसमें सर इम्प्लीमेंटेशन में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, इसकी संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए, आपकी बात उचित है, मगर एक अच्छे रास्ते पर चीजें आगे बढ़ रही है। चाहे वो बच्चों का मामला हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो। बहुत सारी हेल्पलाइंस बनी है। इतने बड़े देश में किसी भी चीज को कंपैरेटिवली स्टडी करना चाहिए, तुलनात्मक दृष्टि से स्टडी कर दिशा क्या है स्थिति की, उस दिशा को सोचना चाहिए। अगर इसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अभ्यास करते हैं, तो दिशा अच्छी है, ऐसा निश्चित दिखाई पड़ता है। मैं कोई जिम्मेदारी सर्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना ये मेरी अकेले की पार्टी की उपलब्धि, ये एज अ सोसाइटी और एज अ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टी की, सरकार की एक साझा उपलब्धि है, मगर अच्छी दिशा में चल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंसर्न गलत है, अपनी जगह पे सही है, स्थिति और सुधरनी। विजय मल्ल्या बाहर कैसा जा सकता? और दूसरा सवाल है रिगार्डिंग लेबर लॉ, थोड़ा लेबर लॉज और भी सिंप्लीफाई होने चाहिए, पर्टिकुलरली विद रिफरेंस टू ESI पीएफ, तो ईज ऑफ बिजनेस विल बी बेटर। विजय माल्या कैसे बाहर चला गया
इसमें उन पर केस रजिस्टर्ड होने के बाद एक स्टेज आता है, तभी आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हो, ये हो वो हो, मगर उसके पहले उन्होंने बाहर गए, उनको लाने के पूरे प्रयास करे। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ये सवाल ऐसे आना चाहिए था कि विजय माल्या को इतना बड़ा लोन कैसे मिल रहा है। और दूसरा मैं बताता हूँ, लोन किस प्रकार का, अजीब प्रकार का लोन है, जिसमें ब्रांड को कोलेटरल सिक्योरिटी में लिया गया है। अब कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ सारे लोग व्यापार से, बैंकिंग से जुड़े हुए भी बैठे हुए लगते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी को बैंक कब रिकवरी में डालती है? जब कंपनी डूब जाए तब, और डूब जाए तो ब्रांड की वैल्यू क्या होती है? अजीब प्रकार का लोन मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा कि कोलेटरल सिक्योरिटी में ब्रांड को लिया है। I would like to ask you a question regarding the fact that quite some time back, Mr. Jaswant Singh was elected from the Darjeeling constituency on the agenda of Gorkhaland with the support of the regional party there. And today, once again, using the language card, Mrs. Mamta Banerjee has reignited that issue. So, two questions from this same issue. One, whether Gorkhaland will happen or not. And second question, ये भाषाओं का वाद विवाद कैसे और कब सुलझेगा? देखिए, जहां तक भाषाओं के वाद विवाद का सवाल है, वो मैं इसके लिए किसी भी सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराना नहीं चाहता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये भारत सरकार नहीं मिटा सकती, एक बात। और दूसरी बात, जहां तक जसवंत सिंह जी का सवाल है, आपकी तरह मैं भी गलत फहमी में था कि ऐसा प्रॉमिस दिया गया था। मैंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उस वक्त का निकालकर ठीक से पढ़ा है, कहीं पर प्रॉमिस नहीं दिया गया है। इसको, ये समस्या को तीनों पक्षों को साथ में बैठकर समाधान लाने का प्रयास किया जाएगा, ये शब्द प्रयोग है। अब तीनों पक्षों को साथ में बिठाने के लिए अभी श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने इनिशिएटिव लिया, ममता जी की सरकार आई नहीं, गोरखा आए, भारत सरकार थी, वेस्ट बंगाल सरकार ने बहिष्कार कर दिया। अब तीसरा पक्ष आएगा तो फिर से एक बार प्रयास करेंगे। हमारे पास फुल मेजोरिटी था 21 सीट का, लेकिन इस बार हमें सिर्फ 12 सीट पे सेटल होकर गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। तो आप प्लीज उत्तर प्रदेश का फॉर्मूला शेयर करें ताकि हमको भी यहाँ पे फुल मेजोरिटी मिले। एक और दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि हमारा पॉपुलेशन सिर्फ 15 लाख का है गोवा का, जो कि 0.12% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, बहुत छोटा स्टेट है, तो स्मार्ट सिटी के बदले आप गोवा को एक स्मार्ट स्टेट क्यों नहीं बनाने का मॉडल सोचते हैं? बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ने गोवा जैसे छोटे स्टेट के लिए लाई, मैं बाद में बताऊंगा, अंत में आपके एक सवाल का जवाब आ जाए। GST is in the right direction and I'm sure it will be successful. लिकर प्रोडक्ट भी अगर GST में लाया जाए तो इंडस्ट्री फ्रेंडली और कंज्यूमर फ्रेंडली हो सकता। एंड ऑलरेडी इंडिया इज वर्ल्ड्स नंबर 1 विस्की प्रोड्यूसर, ब्रांडी प्रोड्यूसर एंड रम प्रोड्यूसर। और अगर ये GST में आएगा तो इट कैन बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 एक्सपोर्टर आल्सो। देखिए, GST के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी तब से प्रयास कर रहा है। 15 साल से इस पर स्टेट और सेंट्रल के बीच में चर्चाएं हो रही थी, मगर एक मत नहीं होती थी, सब लोग एक मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने प्रयास किया है कि फेडरल स्ट्रक्चर को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, स्टेट के अभिप्राय को महत्व देना चाहिए, तभी जाकर यूनियन मजबूत होता है। अगर स्टेट मजबूत नहीं है तो केंद्र मजबूत नहीं होता है। GST के तहत बहुत लंबे लंबे सेशन हुए हैं, देश भर के सभी राज्यों के वित्त मंत्री अरुण जी की अध्यक्षता में और GST काउंसिल की जो चेयरमैन है उनकी अध्यक्षता में बैठे और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। लगभग 116 मुद्दों पर असहमति, 116 मुद्दों से घटाकर असहमति 2 मुद्दों पर आ गई कि अभी पेट्रोल और लिकर को शुरुआती तौर में GST के बाहर रखा जाए। और मुझे लगता है कि कुछ न करने से ये 2 चीजों को बाहर रखकर GST करना अच्छा था। और इसमें मैं थोड़ा वजन शुरुआती शब्द पर रखता हूं, क्योंकि ये अंदर ड्राफ्ट में भी लिखा गया है कि ये अभी फिलहाल तत्काल इसको बाहर रखते हैं, इट डजंट मीन कि हमेशा बाहर रहेगा। ये बात आप पहले स्पष्ट हो जाए।
दूसरा, जीएसटी के जितना भी रेट तय हुआ, जितनी चीजें तय हुई, पैसा लौटाने का जो योजना तय हुआ, इसमें कितना ग्रोथ रेट गिना जाएगा, 14% ग्रोथ रेट फॉर 5 ईयर उनकी रेवेन्यू शेयरिंग के लिए तय किया गया। सारी चीजों पर एक भी चीज पर जीएसटी काउंसिल में वोटिंग भी नहीं हुआ है, मेजोरिटी छोड़ दो, कंप्लीट सहमति हुई है सारी पार्टियों की सरकारों के बीच में। मैं मानता हूं इससे ज्यादा स्टॉन्च फेडरल स्ट्रक्चर की भावना का कोई और एग्जांपल हो ही नहीं सकता। एक भी जगह वोटिंग नहीं है, सारी मांगे यूनानिमस करी, और ये दो जो चीजें छूट गई है उसको भी कुछ समय के लिए छोड़ा गया है। बात स्टेट और सेंट्रल का सब्जेक्ट की बात नहीं है, मेरा कहना है स्टेट और सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं भाई, राज्यों में एक प्रकार का अविश्वास है कि उनको उनका शेयर नहीं मिलेगा तो कैसे चलाएंगे। नहीं, अब थोड़ा चलेगा तो अपने आप ये मानेंगे और बाद में लीकर को भी ले लेंगे और पेट्रोल को भी ले लेंगे। इट इज ओनली बिग सेट ऑफ के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ स्टेट सेंट्रल। नहीं स्टेट, अरे भैया अभी वो कुछ चीजें अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अपने डे टू डे गवर्नमेंट चलाने। हमारे सत्ता में आने के पहले 13 फाइनेंस कमीशन जो यूपीए सरकार के समय में था, उसमें गोवा को शेयर इन सेंट्रल टैक्स 3,791 करोड़ मिलता था, 3,791 करोड़। मैं अंग्रेजी में फिर से बोलता हूं, 3,791 करोड़। जरा बोलिए तो कितना मिलता था भाई? 3,791 करोड़। और अब नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 5 साल में मिलता है 14,940 करोड़ रुपया, 14,940 करोड़ रुपए। की उत्तर गोंयापेक्षा 47 स्क्वेअर मीटर चड आशिल्ली जागा दक्षिण गोंयांत, म्हणजे आमी उत्तरेक म्हापशा ऑफिस घेतलेलें आसा ताची जागा 375 स्क्वेअर मीटर, जाल्यार तुमची जागा आसा हांगा 422 स्क्वेअर मीटर. अत्यंत उत्कृश्ट अशें ऑफिस. म्हाका दिसता हांगाच्या एक्टिविटीक पर्टिक्युलरली खूबदां पत्रकार म्हाका सदांच विचारता तुजें मिशन सालसेत केन्ना चालू जातलें काय म्हणून. त्या पत्रकारांनी नोंद घेवची की भारतीय जनता पक्षाचे मिशन सालसेत आयच्यान सुरू जालें. भूमि खरीदने का काम, कॉन्ट्रैक्ट देने का काम, ये सब
बहुत तेज गति से संपन्न हो रहा है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय ये भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ने का साधन बनने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ने का ही मतलब है देश में सुशासन आना। फिर एक और काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ गोवा में हुआ। एक विकास करने वाली, एक आम जन के लिए, आम लोगों के लिए काम करने वाली सरकार तो मनोहर पर्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के साथ बनी, मगर उसके साथ साथ भ्रष्टाचार नाम के शब्द को गोवा की सरहदों के दूर रखकर आने वाली सरकार भी गोवा के अंदर बनी। एक पारदर्शी सरकार, एक भ्रष्टाचार विहीन सरकार, एक आम गोवा के नागरिक जैसा मुख्यमंत्री देने वाली सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कि गोवा देश का एक मॉडल स्टेट बने, देश के सभी राज्यों के लिए एक मॉडल बने कि एक संपूर्ण विकसित राज्य कैसा हो सकता है। और मुझे कहते हुए आनंद है कि भाई पर्रिकर के नेतृत्व में गोवा एक मॉडल स्टेट बनने की दिशा में बहुत द्रुत गति से, स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और बहुत जल्दी ही गोवा देश में एक मॉडल स्टेट बनकर उभर कर आएगा।